बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 4 में से जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है 37 से लेकर 39 तक। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्शन 37। इसमें परफॉर्मेंस ऑफ, इस चैप्टर में जो बात की गई है ना वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड है ये चैप्टर, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे परफॉर्मेंस उसकी जो है समझी जाएगी कि वो फुलफिलमेंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गई है, इस चीज़ के रिलेटेड है। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स, द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provision of this sector or any other law। इसमें ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो फुलफिलमेंट है ना, या तो उसको क्या किया जाएगा, इधर परफॉर्म कर दी जाएगी या फिर उसको ऑफर टू परफॉर्म होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट हम किस तरह से करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट दो तरह से होती है। यहाँ तो उसको एक्चुअल परफॉर्म कर दिया जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाएगी, और दूसरा है ऑफर टू परफॉर्म। इसके तीन नाम है, ऑफर टू परफॉर्म भी कहते हैं, टेंडर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको क्या कहते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहते हैं, टेंडर परफॉर्मेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये तीन नाम है इसके, ऑफर टू परफॉर्मेंस भी कहते हैं। अब इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये ऐसे है कि जो इनमें जो दोनों पार्टीज़ होंगी ना कॉन्ट्रैक्ट में, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, दोनों अपने रिस्पेक्टिव जो है ना पार्ट परफॉर्म कर देंगे दोनों। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान, कि मिस्टर ए ने गुड्स डिलीवर करने हैं मिस्टर बी को, गुड्स को डिलीवर करना है मिस्टर बी को, ठीक है। और इन्होंने जो है वो टाइम भी फिक्स कर लिया है और प्लेस भी फिक्स कर लिया है, बिज़नेस और में देने हैं और प्लेस में जहाँ पे इसका कारोबार है वहाँ पर देने हैं। और बी ने इसको जो है वो पेमेंट करनी है, वो क्या मोड डिस्क्राइब किया, कैश में देगा, ठीक है। जैसे ही डिलीवर हो जाएंगे एट द टाइम जो है वो उसको पेमेंट कर देगा। तो अब ये जो है उसी डेट पर जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में जो इन्होंने जो मेंशन की थी, उसी डेट पर गुड्स को जो है बिज़नेस और के अंदर उसी प्लेस पर बी की, तो बी को जो है वो डिलीवर करता है गुड्स, और बी जो है चेक करने के बाद गुड्स को प्रॉपर सेटिस्फाई होने के बाद क्या करता है, उसको पेमेंट कैश में दे देता है। ये इनका रिस्पेक्टिव प्रॉमिस था, उन्होंने उसी तरीके से इसको फुलफिल किया। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, यहाँ पे दोनों पार्टीज़ ने परफॉर्म कर दिया। जब दोनों पार्टीज़ अपना पार्ट परफॉर्म कर देती हैं, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देती हैं, लाइबिलिटीज़ परफॉर्म कर देती हैं, तो फिर वो क्या समझा जाता है कि वो क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की हो गई है। लेकिन इसी का दूसरा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिलमेंट का, ये है कि उसमें एक पार्टी जो है वो परफॉर्म करना चाह रही होती है, टेंडर परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं, या फिर कह लें अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। उसमें एक पार्टी जो है अपना पार्ट परफॉर्म करना चाह रही होती है, लेकिन दूसरा जो है उसको रिफ्यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। इसमें ये जैसे अब फॉर इंस्टेंस दो पार्टीज़ हैं, हमारे पास ए है और वही बी है, ठीक है। अब इन्हीं के दरम्यान कोई कॉन्ट्रैक्ट वही ले लेते हैं, गुड्स इसने डिलीवर करने थे उसी डेट पर, सब कुछ टाइम भी फिक्स द प्लेस भी बताई गई थी और इसने पेमेंट का भी ये था। लेकिन ये क्या करता है, गुड्स को लेके इसकी जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन आगे से ये क्या करता है, रिफ्यूज़ कर देता है उसको लेने से, ठीक। अब ये क्या, टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विस की बात हुई है यहाँ पर। इस सूरत में ये दो तरह के होते हैं, टेंडर भी जो है वो दो किस्म का है। टेंडर एक गुड और सर्विसेज का होता है, एक मनी का होता है। अब इस सूरत में ये क्या, इसने यहाँ पे जो प्रॉमिसर है उसने क्या डिलीवर करना था, गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे गुड्स इसने डिलीवर करने थे, इस सूरत में अब ये प्रॉमिसर की क्या होगी, लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, ठीक। यहाँ पर इसने जो गुड डिलीवर करने थे, प्रॉमिसरी ने जो मना कर दिया, इसमें यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है इस केस में। अब ये चाहे तो शू करे इसके खिलाफ या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दे, ये इसकी मर्ज़ी, ठीक है। अब लेकिन अब टेंडर ऑफ मनी की सूरत में जो है ना, अगर ये पैसे प्रॉमिसर, फॉर इंस्टेंस प्रॉमिसर जो है वो पैसे लेके पहुंचता है और प्रॉमिसेस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है, तो उस सूरत में लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होती। पैसों की सूरत में लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होती, लेकिन गुड्स और सर्विसेज की सूरत में अगर वो अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए गया और उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उस सूरत में लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और वो शू भी कर सकता है उसके खिलाफ, ठीक है। ये होता है। अब इसमें हमारे पास सेक्शन 37 है। इसमें पहले पार्ट में तो सिर्फ हमें सिंपल इतना ही बताया गया है कि भाई आप उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे, या तो उसकी पूरी परफॉर्मेंस दे देंगे, दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देंगी, या फिर उसको टेंडर परफॉर्मेंस होगी कि एक पार्टी जो है परफॉर्म करना चाह रही होगी, दूसरा उसको रिफ्यूज़ कर रही होगी, ठीक है। वो जो है वो परफॉर्मेंस उसकी, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रही होगी अपना पार्ट, एक पार्टी परफॉर्म कर रही होगी पार्ट, एक पार्टी नहीं कर रही होगी, ठीक है। प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कंट्री इंटेंशन अपीयर्स ऑन द कंट्रैक्ट। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर एक प्रोमिसर जो है
उसकी डेथ की सूरत में उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका रिस्पेक्टिव पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करेंगे उसकी डेथ की सूरत में। अगर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें उसके स्किल्स की बात आ जाती है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक इलस्ट्रेशन गिवन है, जैसे ए प्रोमिस टू डिलीवर गुड टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन अ पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज़, ए डाइज बिफोर दैट डे। अब क्या है कि ए और बी के दरमियान मिस्टर ए, दो पार्टीज हैं मिस्टर ए और बी, इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए ने प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर करेगा गुड्स बी को किसी भी डेट पर। ठीक है, डेट भी फिक्स कर ली, पेमेंट कितनी थी उसकी 1000 रुपया। अब ए जो है वो मर जाता है। ठीक है, अब इस सूरत में क्या होगा, अब इस सूरत में जो दूसरा पार्ट इसमें बयान किया गया था ना, ये जो मैंने अभी पढ़ा, इसकी इलस्ट्रेशन इसमें ये की मैंने उस चीज़ को समझाया गया है कि अब उस सूरत में उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा ना वो उसको गुड्स को डिलीवर करेगा बी को, और फिर उस सूरत में बी ऐसे ही बाउंड होगा जैसे उसने ए को पे करना था, इसी तरह वो उसके रिप्रेजेंटेटिव को वही 1000 रुपया जो है वो पे करेगा इसके रिप्रेजेंटेटिव को। अब अगर स्किल्स की बात आ जाए, जैसे अब दूसरी एग्जांपल स्किल्स की आ गई। ठीक है, अब इसमें तो कोई स्किल नहीं था, गुड्स डिलीवर करना तो वो कोई भी कर सकता है, उसका एजेंट भी कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव वो मर गया खुद तो उसके रिप्रेजेंटेटिव ने कर दिया। लेकिन अगर इसमें स्किल्स की बात आ जाए, जैसे ए प्रोमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय सर्टेन डे। ठीक है, अब क्या है कि ए ने प्रॉमिस किया कि वो पिक्चर जो है वो पेंट करके देगा बी को। ठीक है, सर्टन डे पे और सर्टन कोई अमाउंट भी फिक्स कर लिया, 8 days बिफोर द डे। अब ए जो है वो मर जाता है। अब द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इधर बाय ए इज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स नहीं हो सकता ना ही ए के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू और ना ही बी के, क्यों? क्योंकि वो पर्सनल स्किल्स की बात होगी। अब जो पेंटिंग ए को आती है वो बी उसके रिप्रेजेंटेटिव को नहीं आती होगी, ये तो स्किल लेना, तो इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर जहाँ पे पर्सनल स्किल्स की बात नहीं आती, जहाँ पे परफॉर्मेंस हो सकती है, वहाँ पे थ्रू रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। अब हमारे पास सेक्शन आ जाता है 38, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे टेंडर परफॉर्मेंस की बात आ रही है कि एक पार्टी जो है वो परफॉर्मेंस अपनी कर रही है, पार्ट परफॉर्म करना चाह रही है। ठीक है, ऑफर करती है, वो परफॉर्म कर रही है, लेकिन दूसरा उसको रिफ्यूज़ करा, तो उस सूरत में क्या होगा? वी आर अ प्रोमिसर has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, the promiser is not responsible for non-performance, nor does he thereby lose his right अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बताया गया है कि अगर प्रॉमिसर जो है अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए ऑफर करता है कि मैं ये तैयार हूँ ये परफॉर्म करने के लिए, या वो चला भी जाता है, जिस तरह का जो सिनेरियो उन्होंने जो है वो क्या किया वो मतलब उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें एग्रीमेंट में लिखा हो कि इस तरह से आपने डिलीवर करना, वो उस तरह से वो अपना पार्ट परफॉर्म करने चला भी जाता है। ठीक है, और ऑफ़र भी करता है, लेकिन प्रॉमिस ही आगे से क्या करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस सूरत में प्रॉमिसर लाइबल नहीं होगा, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस नॉन परफॉर्मेंस के लिए, और ना ही उसके राइट ख़त्म हो जाएंगे। उसकी लाइबिलिटी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी इन द केस ऑफ टेंडर ऑफ गुड और सर्विसेज के उसमें, कि वो तो गया था परफॉर्म करने के लिए लेकिन आगे से उसने रिसीव नहीं किया, वो उसका फॉल्ट नहीं है। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। लेकिन अब वो परफॉर्मेंस जो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब इसमें बताया गया आगे कंडीशंस कि वो परफॉर्मेंस जो है विदाउट कंडीशंस की होनी चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, वो अनकंडीशनल ना हो, ऐसा अनकंडीशनल ऐसा ना हो कि वो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे अब मिस्टर ए और मिस्टर बी में यहाँ पे पहले दो पार्टीज हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब क्या है, मिस्टर ए जो है अपना घर बेच रहा होता है मिस्टर बी को। ठीक है, कोई भी प्राइस पे, सर्टेन प्राइस पे। ठीक है, अब ये बोलता है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, लेकिन तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारी बी की जो दुकान है ना वो मुझे दे दो, उस फिर मैं जो है अपना पार्ट परफॉर्म करूँगा। ये कंडीशन आ गई, इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। टेंडर मस्ट भी अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड अंडर सच सर्कमस्टेंस दैट द पर्सन टू whom it is made may have reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do। अच्छा, अब इसमें सबसेक्शन 2 में ये बात की गई है कि जो टेंडर होगा ना, जो रेडी है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो ऑफर टू परफॉर्म कर रहा है, उसने अपनी फुल ऑब्लिगेशन देनी है। ऐसा नहीं अपनी फुल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है, ऐसा नहीं कि पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दे तो वो टेंडर वैलिड होगा, नहीं ऐसा। जैसे फॉर इंस्टेंस हम इसमें ले लेते हैं, जैसे हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, एक है मिस्टर ए और दूसरी है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2000 रुपया देना है। ठीक है, अब ये क्या करता है, 1500 रुपया दे रहा है। ठीक है, अब 1500 रुपये देने के लिए जो है वो इसके पास चला जाता है। तो अब यहाँ पर ये पार्ट परफॉर्म कर रहा है, फुल पेमेंट तो नहीं कर रहा। अगर ये फुल पेमेंट करेगा तो ये वैलिड है, अदरवाइज़ ये इनवैलिड है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या बात की गई, इसमें ये बताया गया है कि जो है वो टाइम
इसमें टोटल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दूसरा ये कि इसको प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पर जो मेंशन की गई उधर पूरी प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए, स्टिपुलेटेड टाइम पर होनी चाहिए। और उसको तीसरी बात इसमें बहुत अहम ये बताई गई है कि रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए किसको, यहाँ पर लिखा हुआ देखें, रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी है किसको, प्रॉमिसी को, कि वो चेक कर ले अपने गुड्स को, जो भी चीज़ उसने जो है जिस चीज़ का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उसको प्रॉपर तरीके से चेक करने का उसको रीज़नेबल टाइम दे, ठीक है। If the offer is an offer to deliver anything to the promisee must have a reasonable opportunity seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver. सब सेक्शन 3 में भी यही बात की गई है कि उसको क्या करना है कि ऑफ़र क्या की गई थी, कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि कोई चीज़ डिलीवर करनी थी प्रॉमिसी को, तो प्रॉमिसी को उसने रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो देख ले कि वो जो चीज़ें उसने ऑफ़र की थी देने के लिए, जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वही हैं जो प्रॉमिसी ने मंगाई थी, ठीक है। उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी है देखने के लिए। एन ऑफर वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रॉमिस हैज़ द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम, सेम उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो एक का होगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक में भी एक उसमें हुआ हो तब भी, और अगर बहुत सारे जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनकी सूरत में भी सेम। अब इसमें तो टेंडर की बात की गई है कि टेंडर जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी है, उसके बाद प्रॉपर टाइम और प्लेस पे उसको देना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है इस सेक्शन में बताई गई हैं। अब अगला सेक्शन ये है कि इफ़ेक्ट क्या होगा अगर जो दूसरा पार्टी रिफ्यूज़ कर रही है टेंडर, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा उसके प्रॉमिस पर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू perform or disable himself from performing his promise in his interest, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. अब उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि वो चाहे तो, अब प्रोमिसर पर है ना कि वो जो परफॉर्म कर रहा है टेंडर है, वो चाहे तो उसको ख़त्म कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, ठीक है, या फिर चाहे तो उसको माफ़ कर दे, और चाहे तो अपने राइट्स के लिए क्लेम भी कर सकता है, शू भी कर सकता है, ये उसके ऊपर है। ये तीन चीज़ें उसको जो है ये राइट्स गिवन है एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39।